हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट तरीके के एटॉमिक मॉडल्स की। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे फंडामेंटल पार्टिकल और वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये सभी चीजें हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट तरीके के एटॉमिक मॉडल्स की। आज हम जिस तरीके से एटम की स्ट्रक्चर को जानते हैं, शुरुआत में ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। शुरुआत के अंदर जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को माना जाता था, उसके बाद में थोड़े से डेवलपमेंट हुए, थोड़े से एक्सपेरिमेंट हुए। देन उसके बाद में उस पहले वाला जो मॉडल था उसके अंदर कुछ कमियां निकल गई। देन उसको रिप्लेस करके दूसरा मॉडल आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है और इस तरीके से मॉडल के बेसिस पर जो एटम की स्ट्रक्चर है वो डेवलप होती गई। तो जो सबसे पहला हमारा मॉडल आता है वो आता है सॉलिड स्फीयर मॉडल। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है हमारा वो आता है सॉलिड स्फीयर मॉडल। इस सॉलिड स्फीयर मॉडल को दिया था जॉन डाल्टन ने और ये जो सॉलिड स्फीयर मॉडल था ये दिया गया था 1803 के अंदर। तो ये मॉडल दिया गया था 1803 के अंदर कि जॉन डाल्टन ने माना था कि जो एटम है वो एक इनडिवाइजेबल पार्टिकल है, मतलब एटम को हम आगे किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि एक सॉलिड स्फीयर जैसे दिखाई देता है। तो जॉन डाल्टन का जो सॉलिड स्फीयर मॉडल था जो कि 1803 के अंदर आया था, उसके अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो एक इनडिवाइजेबल पार्टिकल है जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते और जो कि एक सॉलिड स्फीयर के जैसे दिखाई देता है। तो ये था सॉलिड स्फीयर मॉडल। अब इसकी क्या कमियां रही कि इस मॉडल के देने के बाद में काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, काफी सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जिसके बाद में कुछ डिस्कवरीज हुई और ये जो डिस्कवरीज थी, इन डिस्कवरीज के अंदर कुछ थे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसके बाद में जो डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके बाद में हमें पता चला कि ये जो एटम है इसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। जबकि हमारे जो सॉलिड स्फीयर मॉडल था जो कि जॉन डाल्टन ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग ये जो एटम है ये इनडिवाइजेबल है, लेकिन बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे हमें पता चला कि ये जो एटम है इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से ये जो मॉडल था ये फेल हो गया। फिर इसको रिप्लेस करके काफी सारे मॉडल आते हैं क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अब जो आगे आने वाले मॉडल है वो इस बेसिस पर थे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एटम के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन हमारा जो दूसरा मेन मॉडल आता है वो आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट जो हमारा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसे दिया था जे थॉमसन ने और इसे ही हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि दिया गया था 1904 के अंदर। तो जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसे प्लम पुडिंग के अलावा भी और काफी सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। तो ये सभी इसी एक मॉडल के नाम है। अब इस मॉडल के अंदर जे थॉमसन ने बोला था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर क्या है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा और उसके बाद में जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं या फिर धसे होते हैं। तो ये बात की थी थॉमसन ने अपने मॉडल के अंदर। इसी वजह से इसे हम डिफरेंट तरीके के नाम से जानते हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। अब अगर हम इस मॉडल को समझने के लिए इसकी तुलना वाटरमेलन या फिर तरबूज से करें, वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है वो शो करता है पॉजिटिव चार्ज को और जो इसके बीच है वो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। तो किस तरीके से जे थॉमसन ने इस मॉडल को बताया था उसकी तुलना हम तरबूज से करके इजीली इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरीके से अरेंज होता है कि ये अपना मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट रखें। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मास था एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब यहाँ पर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होने की वजह से इस मॉडल ने एटम की न्यूट्रलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन इस मॉडल की ड्रॉबैक ये थी कि इस मॉडल के आने के बाद में जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उनके रिजल्ट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से ये वाला मॉडल भी फेल हो जाता है। तो अब अगर हम इस मॉडल की तुलना तो अब अगर इस मॉडल को समझने तो अब अगर तो अब इस मॉडल को समझने के लिए अगर हम इसकी तुलना वाटरमेलन से करें या फिर तरबूज से करें, तो जो तरबूज का रेड वाला पार्ट तो जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट होता है वो शो करता है पॉजिटिव चार्ज को और जो इसके बीज होते हैं वो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन की और जो इसके बीज होते हैं वो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कि और जो इसके बीच हैं वो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। तो किस तरीके से जे थॉमसन ने इस मॉडल को बताया था उसकी तुलना हम तरबूज से करके इजीली इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन और
अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरीके से अरेंज होता है कि ये अपना मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट रखें। तो इस मॉडल को हम तो इस मॉडल को हम इजीली तो इस मॉडल को हम इजीली तो इस मॉडल को हम इजीली विजुअलाइज तो ये था जे थॉम्सन का मॉडल। अब यहाँ पर जो बात तो ये था जे थॉम्सन का मॉडल। अब इसका जो अब इस मॉडल का जो मेन फीचर रहा कि जिसने अब ये जो मॉडल था इसने एटम की इलेक्ट्रॉन अब ये जो मॉडल था इसने क्या किया था, इसने अब ये जो मॉडल था ये मॉडल क्या था जो बाद में अब ये जो मॉडल था इसने क्या किया था, इसने एटम की न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस मॉडल का जो पॉजिटिव अब इस मॉडल की क्या खास बात थी, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मास था एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और यहाँ पर जो अब यहाँ पर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होने की वजह से इस मॉडल ने एटम की न्यूट्रलिटी को भी इस मॉडल ने एटम की न्यूट्रलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई कि बाद के अंदर इसके लेकिन इसके लेकिन इन लेकिन इस मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि बाद के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उसको क्या है ये लेकिन इस मॉडल के आने के बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन इस मॉडल की ड्रॉबैक ये थी कि इस मॉडल के आने के बाद में जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उनके रिजल्ट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से ये वाला मॉडल भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो आता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इस मॉडल को 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अब इस मॉडल को समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड और उसके जो स्टूडेंट थे उन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था और ये किस तरीके से परफॉर्म किया गया, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद में इसके रिजल्ट को देखेंगे एंड देन उस रिजल्ट के बेसिस पर जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल ली गई और इस गोल्ड फॉइल की जो मोटाई थी वो लगभग थी 100 नैनोमीटर। इस 100 नैनोमीटर की गोल्ड फॉइल से जिंक सल्फाइड की सर्कुलर रिंग के द्वारा कवर कर दिया गया। तो ये यहाँ पर गोल्ड फॉइल जो कि 100 नैनोमीटर की मोटाई की है और यहाँ पर ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है ये है जिंक सल्फाइड की सर्कुलर रिंग या फिर इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हैं। और इस गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो रदरफोर्ड है उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। अब ये जो अल्फा पार्टिकल थे ये किसी सोर्स से आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई। अब क्योंकि इससे पहले वाला जो मॉडल था वो था जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल और उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दसे हुए होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से मिलने वाला जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो यही था कि यहाँ पर अगर जो एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रखता है तो इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से मूव हो जाएंगे क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल के पास में इतनी एनर्जी है कि ये जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर्टिकुलर एटम का उसको डायरेक्टली पास कर सके। तो इस वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पर ये जो जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी हुई है इस पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो जो रिजल्ट था वो अनएक्सपेक्टेड था। अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जैसे इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली थी। इन ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या था, जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल थे वो डायरेक्टली पास हो रहे थे इस गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो कि 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो रहे थे। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन मिलती है रदरफोर्ड को इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिली उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने क्या किया, 3 कंक्लूजन निकाले और वो कंक्लूजन ये थे
जैसे कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी जिसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल थे वो डायरेक्टली पास हो रहे हैं इस गोल्ड फॉल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पर इसकी जो कंक्लूजन निकाली गई वो ये थी कि जो एटम का मोस्टली स्पेस है वो एम्प्टी है, इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए यहाँ से निकल गए। जो सेकंड और थर्ड हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जबकि कुछ ऐसे थे जो कि 180 डिग्री पर बाउंस बैक हुए। तो इन दोनों ही ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट निकाला गया कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम पर ना फैलकर, जैसा कि थॉमसन ने बताया था, वो एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल है वो उसको रिपेल करेगा और रिपेल होने की वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं। और उसके बाद में रदरफोर्ड अपनी कुछ कैलकुलेशन से शो किया कि जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम अगर कंपेयर करें एटम के मुकाबले तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल होगा। न्यूक्लियस का साइज हम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मान सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की तो जो एटॉमिक रेडियस हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी लगभग कितनी, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये थे वो कंक्लूजन जो कि रदरफोर्ड ने निकाले थे अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। अब इन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और इसके कंक्लूजन को देखते हुए रदरफोर्ड ने प्रपोज्ड किया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो कि 1911 के अंदर दिया गया था। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहली पोस्टुलेट आती है वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर जिसे हम बोलते हैं कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास वो डेंसली कंसंट्रेटेड है एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन के अंदर, और ये जो एटम का स्मॉल पोर्शन है इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। सेकंड जो पोस्टुलेट ये थी रदरफोर्ड की, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ और वो भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर, और इन सर्कुलर पाथ को रदरफोर्ड ने बोला ऑर्बिट्स। इसके बाद में जो रदरफोर्ड ने अपना ये न्यूक्लियर मॉडल दिया था इसे कंपेयर किया उन्होंने सोलर सिस्टम के साथ में। जैसे सूरज के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये मॉडल रिजेंबल करता है सोलर सिस्टम से। इस मॉडल की थर्ड पोस्टुलेट ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उनके बीच के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो ये था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल का पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रदरफोर्ड ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। लेकिन इस मॉडल की भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जिसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला था और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट पाई जाती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव करती है किसी ऑर्बिट के अंदर तो वो एक्सेलरेट हो जाती है। अगर हम पर्टिकुलर इस मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो वो क्या होंगे, वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। और अगर हम ये बात देखें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, तो उन्होंने बताया था कि जो चार्ज पार्टिकल जब वो एक्सेलरेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो जाता है तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशन भी इमिट करेगा। तो अगर वो रेडिएशन इमिट करेगा इसका मतलब वो एनर्जी एक तरीके से लॉस कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी लॉस करेगा तो इसका मतलब उसको घूमते घूमते क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है ये बता नहीं पाया था। और अगर हम इस बात को शॉर्ट में बोले तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी जो ड्रॉबैक थी इस मॉडल की वो ये थी कि जो रदरफोर्ड वो एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था। वो ये नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से अरेंज है या फिर जो एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है। तो ये सभी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड के मॉडल जो कि है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल के बाद में काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, काफी सारी स्टडीज की जाती है, जिसके बाद में हमारे पास कुछ नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो नए कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगे वो होता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जब ये दोनों कंसेप्ट निकल कर आते हैं तो ये दोनों ही कंसेप्ट हेल्प करते हैं बोर के मॉडल के डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं बोहर्स मॉडल की। बोहर्स मॉडल नील्स बोहर ने दिया था 1913 के अंदर। और इस मॉडल की पोस्टुलेट्स देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नील्स बोहर थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर और उसके स्पेक्ट्रम की जो जर्नल फीचर थे उनको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया था। तो जो बोहर का मॉडल था वो मेनली बेस्ड था हाइड्रोजन एटम पर। तो अब हम जो इनकी पोस्टुलेट्स देखेंगे वो भी हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले जो इनकी पोस्टुलेट थी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर वो मूव कर सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इन सर्कुलर पाथ। और ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनकी फिक्स्ड रेडियस होती है और फिक्स्ड एनर्जी होती है, और इन पाथ को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स। अब इनको हम ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं या फिर हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं या फिर हम इन्हें अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो इन सभी का ही मतलब होता है ऑर्बिट्स। और ये जो ऑर्बिट्स होती है ये एक दूसरे के अंदर कंसेंट्रिकली अरेंज होती है। कंसेंट्रिकली का मतलब है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट होगी
देन उसके बाहर एक और ऑर्बिट होगी और उसके बाहर भी एक और ऑर्बिट होगी। तो इस तरीके से ये ऑर्बिट है वो चलती जाती है। तो इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिकली अरेंज होना। तो ये है ऑर्बिट्स और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट के अंदर इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो टाइम के साथ जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, जब उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है जिसको वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो हायर स्टेशनरी स्टेट के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से जो हायर स्टेशनरी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और उसके बाद में वो आ जाएगा लोअर स्टेशनरी स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है। फिर इसके बाद में जो इनकी थर्ड पोस्टुलेट थी, थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग था कि यहाँ पर क्या है, दो स्टेशनरी स्टेट है। इन दोनों स्टेशनरी स्टेट के बीच के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट की जाती है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो रदरफोर्ड ने शो किया डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू से। तो ये इक्वेशन दी थी उन्होंने एनर्जी के डिफरेंस की और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। यहाँ पर डेल्टा ई का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है ये E1 और ये है E2, तो यहाँ पर डेल्टा ई का मतलब हो जाता है E2 माइनस E1। तो इस तरीके से हम एनर्जी चेंज को शो करते हैं और यहाँ पर जो बोहर ने इक्वेशन दी थी वो थी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पर डेल्टा ई की जगह हम ये भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इसके बाद में जो फोर्थ पोस्टुलेट थी बोहर की, उन्होंने बताया था कि जो गिवन स्टेशनरी स्टेट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करता है और वो इक्वेशन है mvr इज इक्वल टू n डॉट h बाय 2 पाई। तो ये इक्वेशन दी थी नील बोहर ने। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नील बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h बाय 2 पाई के। और इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही होती हैं जो कि अलाउड होती है। तो ये थे बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट। अब इन बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी थी। अब इस मॉडल से पहले हमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और साथ में हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता चल गया था। तो यहाँ पे अगर हम बोहर मॉडल की लिमिटेशन की बात करें, अब जो बोहर मॉडल की लिमिटेशन है वो ये है कि ये फेल हो गया था ये बताने के लिए कि जो हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया था तो वहां पर जो डबलेट आता है वो क्यों आता है। मतलब ये फेल हो गया था हाइड्रोजन एटम की फाइनल डिटेल को बताने में। इसकी सेकंड ड्रॉबैक ये थी कि ये हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एटम उनके स्पेक्ट्रम को बताने में अनेबल था और इसके साथ में ये नहीं बता पाया था कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है वो किस वजह से होती है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रम लाइन की स्प्लिटिंग होती है उसे हम बोलते हैं ज़ेमान इफेक्ट, और अगर ये स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो हम उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो मॉडल था ये ज़ेमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को बताने में अनेबल था। इसके बाद में जो इसकी थर्ड ड्रॉबैक थी वो ये थी कि ये मॉडल नहीं बता पाया था कि जो एटम है वो किस तरीके से आपस के अंदर केमिकल बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सभी ड्रॉबैक थे इस बोहर मॉडल के। अब इसके बाद में जब हमें इस मॉडल की शॉर्टकमिंग पता चल गई तो उसके बाद में फिर से क्या है, अलग अलग अटेम्प्ट किए जाते हैं ताकि एक मोर सुटेबल मॉडल डेवलप किया जा सके एटम के लिए। तो इसी के बाद में क्या होता है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसी के साथ में डेवलपमेंट होते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट की। तो हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो डेवलपमेंट वो ये आते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर की। इसे डी ब्रोगली ने दिया था 1924 के अंदर और इसमें बताया था कि जैसे रेडिएशन की ड्यूअल नेचर होती है उसी तरीके से मैटर भी ड्यूअल नेचर रखता है। इसका मतलब जो मैटर है वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी। और इसी के साथ डी ब्रोगली ने मटेरियल पार्टिकल के मोमेंटम और वेवलेंथ के अंदर एक रिलेशनशिप बनाया, वो ये था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। तो यहाँ पर जो p है वो डिनोट करता है मोमेंटम को, लैम्डा डोनेट करता है वेवलेंथ को और यहाँ पर ये जो h है ये है प्लांक्स कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी, क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इस वजह से हम p की जगह क्या है m और v भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया h बाय एम वी। अब आप जब इस फॉर्मूला को देखोगे तो आपको पता लग रहा है कि जो ये वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी और जिसका जितना कम मास होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरीके से डी ब्रोगली ने बताया था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में।
अब यहाँ पर जो डी ब्रोगली की प्रिडिक्शन थी वो एक्सपेरिमेंटली भी कंफर्म होगी जब इलेक्ट्रॉन बीम ने डिफ्रैक्शन शो किया। अब ये जो डिफ्रैक्शन है वो है वेव का कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन शो कर रही है, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास में वेव नेचर भी है। इस तरीके से हमें पता चलता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। तो जैसे ही हमें ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में पता चलता है, उसके जस्ट बाद एक और कंसेप्ट आता है जो इसी का ही कॉन्सिक्वेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दिया था हेंसबर्ग ने, जो कि एक जर्मन फिजिस्ट थे, इन 1927। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हेंसबर्ग ने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। और अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में बोले तो एक इलेक्ट्रॉन का कभी भी हम सेम टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते। और हेंसबर्ग ने इससे रिलेटेड एक इक्वेशन भी दी थी, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स डिनोट करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जबकि यहाँ पर डेल्टा पी डिनोट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हमें पता है p इज इक्वल टू एम वी होता है, यानी कि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो इस इक्वेशन को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। अब इसी को हम थोड़ा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h बाय 4 पाई m। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टिकल के अंदर उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन स्मॉल है, तो जो उसकी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जब हम इस इक्वेशन की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को प्रिसाइजली नहीं बता सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करेंगे। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके बाद में हम समझ सकते हैं कि जो बोहर का मॉडल था वो फेल क्यों हो गया था, क्योंकि बोहर के मॉडल ने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन दोनों को ही इग्नोर कर दिया था। इसी वजह से जो बोहर मॉडल है वो फेल हो गया था। तो अब हमें एटम के स्ट्रक्चर के लिए कुछ ऐसे मॉडल की जरूरत है जो कि इन दोनों प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करें। और इसी के साथ में रोल आता है यहाँ पर अब क्वांटम मैकेनिक्स का। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं न्यूटन्स लॉ की, जो कि ज्यादातर हम जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि फॉलिंग स्टोन, ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स, ये सब क्या है, ये सभी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं, जिनके ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी मैकेनिक्स थी वो सभी क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को इग्नोर करती है, स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। इसी के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ड्यूअल बिहेवियर है मैटर का उसे हम कंसीडर करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी की जाती है, जो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये होती है क्वांटम मैकेनिक्स। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो डेवलपमेंट था वो इंडिपेंडेंटली किया गया था 1926 के अंदर हेंसबर्ग द्वारा, और उसके बाद में आते हैं श्रोडिंगर। इन दोनों की जो कंसेप्ट है वो इंक्लूड होते हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों के जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड होते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक मॉडल, वो यहाँ से कंटेक्स्ट के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, जिसे दिया गया था श्रोडिंगर के द्वारा इन 1926। जैसा कि हमें पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो डेवलप की गई इंडिपेंडेंटली बाय वेगनर, हेंसबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशन होती है वो दी गई थी श्रोडिंगर के द्वारा। तो जो फंडामेंटल इक्वेशन श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और उसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखें तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, h कैप साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पर जो आपको h कैप दिखाई दे रहा है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब यहाँ पर जब श्रोडिंगर की इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है उसके अंदर हमें दो चीजें पता चलती हैं, E और साई। अब यहाँ पर जो ये E है ये डिनोट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से पॉसिबल एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई है। इसी के बाद में ये जो साई है, ये साई बताता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल के साथ में एसोसिएट है उस एनर्जी लेवल के जो कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है उसे हम डिनोट करते हैं साई से। तो यहाँ पर हमें ये दो चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जो साई आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन के अंदर सेट पाया जाता है 3 क्वांटम नंबर्स का, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो साई है इसके अंदर 3 क्वांटम नंबर प्रेजेंट होते हैं एक सेट के अंदर, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उस एनर्जी स्टेट का जो कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा, उसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन की सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो वेव फंक्शन है ये कुछ नहीं है, जस्ट एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पर। तो यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है इसकी कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होती है। तो ये जो वेव फंक्शन है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए हम इस वेव फंक्शन को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और अगर हम बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन की ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, तो वहां पर क्या होता है, हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। और इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम वहां पर एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इंपॉर्टेंट फीचर की। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इसके अंदर जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, अब हम वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी पोस्टुलेट है वो ये है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है। इसका मतलब उनकी कुछ एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है। सेकंड जो पोस्टुलेट है वो ये है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके जो अलाउ सॉल्यूशन है और साथ में जो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टी है, उन दोनों का ही डायरेक्ट रिजल्ट है ये क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। उसके बाद में जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये है कि हम एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसे हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। इसकी जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है किसी भी एक एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका वेव फंक्शन। तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ही है जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बाद में जो इसकी फिफ्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एटम के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के। इसका मतलब जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं साई स्क्वायर, इस साई स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर ये जो साई स्क्वायर है वो ये बताता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना है वो कहाँ पर होती है, तो उसे हम डिनोट करते हैं साई स्क्वायर से, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आज के टाइम पर जो हम मॉडल मानते हैं एटम का, वो मानते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। तो ये थे एटम की स्ट्रक्चर को लेकर डिफरेंट तरीके के मॉडल। और इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके से डेवलपमेंट हुए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।